बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में यहाँ पे कोई एक बंदा मुझे ऐसा नहीं दिखा, कोई एक बंदा कि जो मेरी हेल्प करे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है यहाँ के लोगों से, बट मैंने सोचा इंसानियत खत्म हो गई है। जब तक इनके जैसा बड़ा भाई जिंदा है तब तक एक मिसाल कायम है और इंसानियत जिंदा रहेगी। स्वागत है पंजाबी नैशनल टीवी देखते दर्शकों का। मैं गुरनाम सिंह बिलगा। ते गल जो सिख धर्म की होंगी आ, सेवा भावना की होंगी आ, ते कहते आ सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। कुछ दिन पहला एक छोटा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया ते वायरल होंदा, जिस विच एक उत्तर प्रदेश के आलोक पांडे की अरब कंट्री के विचों मृतक देह आंदी आ। जो मृतक देह नूं लैण लई उहदी भैण नम्रता पांडे अपनी मां के समेत लखनऊ के एयरपोर्ट ते पहुंचदे आ, ते उत्थे उन्हां नूं की समस्यावां दा सामना करना पैंदा, ते उन्हां समस्यावां दे बावजूद जदों इस एक सिख भरा दे नाल उन्हां दा संपर्क हुंदा आ, गुरुद्वारा आलमबाग लखनऊ दे विच स्थित केंद्री सिख सभा गुरुद्वारा दे नाल जदों उन्हां दा संपर्क हुंदा, ते उस वेले उन्हां दे नाल जो उन्हां नूं उस वेले मानसिक तौर ते जिहड़ी उत्पीड़न दे विच जी ओह गुजर रहे सी, उस पीड़ा दा दर्द समझिया सिख भरावां ने लखनऊ एयरपोर्ट ते पहुंच के जो नम्रता पांडे की उस वेले मदद की, तो उस मदद तो बाद जिस तरह नम्रता पांडे ने सिख भाईचारे का जां सिख उस कम्यूनिटी का धन्नवाद किया आ, वो सारियां गल्लां बातां हुण करन लई साडे नाल इस वेले केंद्री सिंह सभा गुरुद्वारा आलमबाग लखनऊ तो सरदार निर्मल सिंह जी जुड़ चुके हैं, ते नाल साडे वो बच्ची नम्रता पांडे जो कि वाराणसी के लागे एक पिंड की रहन वाली आ, उन्हां नाल करदे आ गलबात कि की घटना हुई सी ते किद्दां किद्दां हुई सी। नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्मल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी। फतेह। नम्रता जी आप बताइए कि वो जो आपकी वीडियो वायरल हुई है, एक लखनऊ एयरपोर्ट पे क्या घटना घटी थी? सर्वप्रथम तो जब हमारे भाई की डेड बॉडी आई लखनऊ एयरपोर्ट पे, तो हम लोग करीबन वहाँ पे 10 बजे से इंतज़ार कर रहे थे और डेड बॉडी हमारे भाई की 1:05 पर आई थी, 2 जून सन 2021 को। अभी हाल की ही ये घटना है। के साथ में एक बहुत पार्टी आई थी जो कि परिजनों ने वो ले गए अपने मतलब कि घर, लेकिन हमारे भाई की बॉडी थी वो मतलब ऐसे धूप में एक ट्रॉली के अंदर खड़ी हुई। तो मैंने उनसे बोला कि छाँव में रखने के लिए, तो उन्होंने मतलब कि नकार दिया। फिर मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उनसे बोला, तब उन्होंने थोड़ा सा उसे छाँव में रखा। और मेरे घर कोई नहीं है, जैसे कि मेरे फादर अभी 16 दिसंबर को एक्सपायर हुए कोरोना की वजह से, और मेरी एक बहन है जिनका मानसिक रूप से तबीयत खराब है, और मेरी माता जी हैं जो कि अत्यंत 65 ईयर्स ओल्ड है। मेरे भाई इन सब परिस्थितियों को देखते हुए दुबई गए है। वहाँ पे के साथ हुआ वो मैं नहीं जानती हूँ, बट वो पैसा लेने वहाँ पे गया था कंपनी से, तो ऐसा बोला गया कि आपके भाई ने आत्महत्या कर दी है। तो ये बॉडी 12/4/2021 से वहीं पे रखी हुई थी। हमें 2 जून को ये डेथ हुई है हमारे भाई की। तो हमेशा जो कार्गो ऑफिस था लखनऊ का, तो हमने उनसे हेल्प मांगी कि प्लीज़ हम लड़कियां ही हैं, मतलब कि मैं और मेरी माता जी वहाँ पे गई थी, हमारे घर कोई भी मर्द नहीं है। तो बोले कि आगे यहाँ पे मर्द आते हैं, यहाँ पे डेथ बॉडी लेने के लिए औरतें नहीं आया करती हैं, और रोइए मत, मतलब माता जी को बोला। तो हमने माता जी को थोड़ा अलग कर दिया कि वो रोए नहीं, लेकिन एक तो माँ अपने वैसे नहीं रोए, और किसी भी ये पीड़ा नहीं, मतलब वहाँ पे ऐसे मतलब व्यवहार हो रहा था। मैंने बोला कि भैया आज हमारे साथ हुआ है, कल ये किसी के साथ भी हो सकता है, और ऐसे आप धूप में रखें बॉडी को। तो बोलते हैं ये बॉडी नहीं है, ये एक तरह से सामान की तरह है। आदमी जब तक जिंदा है उसकी वैल्यू है, आदमी मर जाता है तो सामान भी तो इसी बॉडी के साथ में आती है। तो मैंने कहा चाहे जैसा भी है,
हमारा वो इकलौता भाई था और मेरे माता जी का इकलौता बेटा था। तो उन्होंने बोला कि जो भी हो मैडम, यहाँ पे रोज ही बॉडी आती है। तो मैंने कहा कि सबकी कंडीशन हमारे तरह नहीं होती, क्योंकि हमारे फादर पहले एक्सपायर कर चुके थे और मेरी माता जी की सारी एक्सपेक्टेशन जो है मेरे भाई से थी, जो कि अब वो भी चले गए हैं। आप उनकी थोड़ा दिमागी हालत को आप समझिए, थोड़ा साथ बना दीजिए। उन्होंने किसी भी कंडीशन को ना सुनते हुए, ना समझते हुए इतना क्रूरता के साथ बोला कि यहाँ से आप कब ले जा रही हैं बॉडी को, यहाँ से जल्द ये जगह खाली करिए। तो हमने बहुत ही मतलब हेल्प के लिए गुहार लगाई, काफ़ी सरकार के भी नंबर है कुछ, उस पर भी मैंने कॉल किया, लेकिन कहीं से सुविधा नहीं आई। शाम 4 बज चुके थे, जो कि बॉडी 1:05 पर आई थी लखनऊ एयरपोर्ट पे। तो शाम को 4 बजे तक मैंने जो भी इंतज़ार किया कि कहीं से कोई मदद मिले, बट वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा मुझे नहीं दिखा कि कोई मेरी हेल्प करे। और माता जी रोए। आप समझ ही सकते हैं कि जो घर का इकलौता बेटा हो, जो घर की आखिरी आस हो, वो भी जिसकी चली गई हो, तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। किसी ने उनके दर्द को नहीं समझा और मुझे किसी प्रकार से गुरुद्वारा आलमबाग का लिंक प्राप्त हुआ, जिससे मैंने संपर्क किया। फोन पे मेरे साथ श्री गुरुजी थे, तो गुरुजी से हमारी बात हुई। तो गुरुजी ने सारी कंडीशंस को समझा और बोला कि बेटा आप टेंशन मत करिए। मात्र 15 मिनट में गुरुजी ने कार भेजा मेरे भाई की डेड बॉडी के लिए, और उसमें 4 से 8-10 सरदार आए थे, जो कि मेरे भाई की बॉडी को आराम से उठा करके, एक मानवतावादी स्वरूप मैंने देखा। मैं तो मतलब सारी हार चुकी थी सारी हिम्मत। मुझे लगता था कि संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो इंसानियत नाम की कोई चीज़ हो, किसी बंदे के अंदर ये नाम इंसानियत की कोई चीज़ ही नहीं। लेकिन जब गुरुजी आए तो मुझे लगा हाँ कोई है। गुरुजी अकेले नहीं आए, नम्रता बल्कि जी, 8-10 लोग उनके साथ हैं। और हाँ, नम्रता जी, नम्रता जी, मैं एक बात आपको थोड़ा स्पष्ट करता चलूं कि आप इस टाइम श्रद्धा पूर्वक सरदार निर्मल सिंह को गुरुजी कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन सिख धर्म में ऐसा माना जाता है कि हमारा गुरु सिर्फ एक ग्रंथ साहब है, उससे अलावा हम किसी को गुरु नहीं बोलते। आप श्रद्धा पूर्वक उसको सिख भाई बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन गुरु जी बोलते हैं सिख धर्म में सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी को बोला जाता है। हाँ, आगे बताइए। बिल्कुल। श्री निर्मल जी सिंह जी ने नम्रता जी, आगे मुझे बताइए। बहुत ही सुविधा प्रदान की, जिससे मेरे भाई की बॉडी वाराणसी के नगर करौंदी ग्राम में आई, और वहाँ पे मेरे भाई का जो है कि अंतिम संस्कार किया गया। बॉडी रात 2:20 पे आई थी हमारे घर पे, और उस समय बहुत ही मतलब मेरे घर की हालत बिगड़ी हुई थी, और हम 3 औरतें ही नम्रता जी, थे। तो नम्रता जी, मैं हम लोगों ने आपको रोकना जी, चाहता हूँ। नम्रता जी, आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से, आप एक स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे हो, आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की थी कि हमें ऐसी को मदद चाहिए, हमने ये हाँ, बॉडी 200-250-300 किलोमीटर लेके जानी। जी, हमने कार्गो ऑफिस के हेड से मैंने बात की थी। जो कार्गो ऑफिस में सब थे, उनको सभी लोग बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे 10 बजे से बैठे थे अपने भाई के बॉडी के इंतजार में। तो वहाँ का एक-एक बंदा हमें जानता है, और हम एक-एक बंदे को वहाँ पे जानते हैं। उसका चेहरा तो हम पहचानते ही हैं, लेकिन उस बंदे को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो कार्गो ऑफिस में बैठा था, जबकि उन्हीं का दायित्व बनता है इंतजाम करने का, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी हेल्प नहीं किया। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट, बहुत गुहार लगाई, लेकिन उनके ऊपर एक मक्खी तक नहीं बैठी। और हमने नहीं, सरकार से भी गुहार लगाई, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपके भाई की जो बॉडी थी वो कार्गो वालों ने धूप में निकाल कर रख दी थी। हाँ, धूप में ही ट्रॉली खड़ी थी। वो चाहते थे कि जल्दी से इस बॉडी को ये ले जाएं, और कैसे भी करके ले जाएं। मैं नहीं जानता कि ये मतलब कि इनके पास है या नहीं है, ये ले जा सकती है नहीं, कुछ नहीं। बस यहाँ से जल्दी खाली करिए। हर 2 मिनट पे जैसे बॉडी आई नहीं कि उसी टाइम से, जैसे बॉडी आके रुकी, ट्रॉली आके रुकी, उसके पहले से ही लिखा पढ़ी चालू
हो गई। और ऐसे ही ट्रॉली आके खड़ी 10 बार लोग, इतना टॉर्चर, उसको बोलना हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो टॉर्चर था, मेंटली टॉर्चर था वो। जी, आपको फिर गुरुद्वारा आलमबाग का जहाँ सरदार निर्मल सिंह का, गुरुद्वारा आलमबाग का जहाँ सरदार निर्मल सिंह से कैसे संपर्क हुआ? आप पहले से इनको जानते थे? नम्रता, पहले जानते हैं गुजरात में, तो वहां से मुझे, जी हेलो, आप गुरुद्वारा आलमबाग से कैसे संपर्क हुआ? आप निर्मल सिंह को पहले जानते थे? हम निर्मल सिंह पाजी को पहले नहीं जानते थे। मुझे गुजरात से एक लिंक मिली गुरुद्वारा आलमबाग का, तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, तो उस नंबर पे निर्मल सिंह पाजी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरी बातों को समझा और मेरी परिस्थिति को जाना और उन्होंने मेरी हेल्प की। मैंने 4 बजे उन्हें कॉल किया था और मात्र 10 मिनट में उनकी गाड़ी आ गई, जो कि मैं 4 घंटे से सबसे गुहार लगा रही थी। 4 घंटे तक किसी का कुछ अता पता नहीं था और मैंने 4 बजे कॉल किया, 4:20 पे गाड़ी आ गई हमारे भाई को लेने के लिए। और उसके साथ साथ एक और भी गाड़ी आई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसमें 8 से 10 सिख भाई बैठे थे और उन्होंने ही भाई की लाश की गड्ढे में रखा आराम से, और हम लोगों को भी बहुत ही सुरक्षित तरीके से वाराणसी तक पहुंचाया। वाराणसी नहीं बल्कि सवेरा होने पर हरिश्चंद्र घाट तक वो गाड़ी गई थी। मैंने बात किया था गुरुजी से, यानी सॉरी निर्मल सिंह पाजी से मैंने बात किया था कि सर मुझे बहुत ही नेसेसरी है, हम घाट तक भी नहीं ले जा सकते, हम लड़कियां हैं। तो उन्होंने 2 बजे मेरा कॉल उठा लिया। आज के समय पे अगर हम अपने परिवारजनों को भी 2 बजे रात को अगर कॉल करते हैं तो कोई नहीं उठाता है, कोई सोचता है भाई क्या बात होगी। लेकिन एक कॉल में गुरुजी ने मेरे से संपर्क किया और फिर मैंने इजाजत ली कि क्या गुरुजी मैं रात तक ये गाड़ी मतलब हमारे यहाँ रह सकती है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, जब तक आपका काम पूर्णतया नहीं हो जाता तब तक हम मेरी इजाजत है कि गाड़ी आप कभी भी मतलब यूज में ले सकते हैं। तो हम लोग 4 साढ़े 4 बजे हरिश्चंद्र घाट ले गए और वहीं अंतिम संस्कार हुआ। वहाँ अंतिम संस्कार होने के बाद ही जो गाड़ी का ड्राइवर था वो भी बहुत ही अच्छा था। गुरुजी ने मतलब कि बहुत ही सुरक्षित ढंग से हमें पहुंचाया। मैं तो कहती हूँ कि संसार की सभी लड़कियों को गुरुजी जैसा मतलब निर्मल भाई जी जैसा भाई मिले। नम्रता जी, नम्रता जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, पहले एक प्रतिक्रम थोड़ा निर्मल सिंह का ले लेते हैं। निर्मल सिंह जी, लड़की इतनी आपके वो जो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा के सभी सिख भाइयों ने आपकी रहनुमाई में जो इस लड़की का साथ दिया, इस परिवार का 65 साल की इसकी माता बताई जा रही है, बड़ी बहन इसने बोला कि डिजेबल है, एक भाई था जिसकी मृत्यु हो गई, आपको वो श्रद्धा पूर्वक गुरुजी कहकर बोल रही है ये भावनाएं होती हैं। लेकिन जब आपको फोन आता है नम्रता का, ते आप जब वहां आप खुद गए थे या आपके जो सेवादार गए थे, कैसी स्थिति थी इस परिवार की तब? थोड़ा आवाज कमाई प्लीज, क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ, मैं बोल रहा था कि निर्मल सिंह जी, श्रद्धा पूर्वक आप आ रही आवाज? हाँ जी, निर्मल सिंह जी, लड़की श्रद्धा पूर्वक आपको बार बार गुरुजी बोल रही है, ऐसी भावनाएं होती हैं। लेकिन आप यह बताइए कि जब लड़की का आपको फोन आता है तो उस टाइम आप सभी अपने सिख भाइयों के साथ एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, इस परिवार की कैसी मनोदशा थी, कैसी स्थिति थी वहां पे? मैंने जिस समय मुझे इस छोटी बेटी, मैंने उस बेटी बनाया है, मैंने उसको कहा गुरुजी की बजाय मुझे पापा बोलोगी तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि गुरबाणी में भी हम लोगों को एक ही शिक्षा दी गई है, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। तो ये मेरी बेटी है। तो जैसे ही मुझे बेटी का फोन आया कि भाई इस तरीके से ये प्रॉब्लम है,
तो मैंने गुरुद्वारे के धार्मिक सेक्रेटरी हैं चरणजीत सिंह, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप गाड़ी लेकर तुरंत जाइए, सेवादारों को लेकर जाइए और जाकर वहाँ परिस्थिति को देखिए और इसकी जो भी यथाशक्ति आप मदद हो सके उसको करने की कोशिश करिए। और उन्होंने मुझे आगे बताया कि जब वो लोग पहुंचे हैं यहाँ पर तो डेड बॉडीज को घेरे बहुत सारे लोग खड़े थे और ये बेटी और इसकी मम्मा जो है दोनों सबसे मदद की गुहार लगा रहे थे और सब लोग खड़े थे, काफी सारे लोग। तो हम लोगों ने उनकी ओर ध्यान ना देकर हमने अपने सारे मेंबर से बोल के भेजा आपको तुरंत जाकर एक्शन करना है ताकि ये बेटी 300-400 किलोमीटर जो इसको जाना है ये अपने समय सिर अपने घर पहुंच जाए। तो उन्होंने जाते ही मेरे ख्याल से नम्रता बेटा शायद 10 मिनट के अंदर उन्होंने डेड बॉडी रखकर गाड़ी वहां से चला दी थी। और मैंने साथ में एक बात और कही थी कि बेटी अकेली जा रही है तो 2 यहाँ से वहां तक जाएंगे, जब तक शमशान घाट में का वो अंतिम क्रिया न हो जाए तब तक वो लोग साथ रहेंगे। तो बस एक सेवा भावना है, हम तो सारे संसार को अपना मान के चलते हैं कि जो वैब का हमारे लिए देश है सभ्य सांझी वासुदायन, कोई से बड़ा जियो, हमारे लिए कोई भी पराया नहीं है, वो किसी जात धर्म का हो कोई भी हो। तो हम केवल गुरु नानक देव जी के सिद्धांत सेवा के हैं, उनका पालन करते हुए हमने इस कार्य को करने की कोशिश और मालिक का थैंक्स किया हम लोगों ने कि उन्होंने हमसे ये सेवा करवा ली। हाँ जी जी नम्रता जी, आप ये बताइए कि जब आप रात को 3-4 बजे अपने गांव में पहुंचते हैं उसके बाद फिर आपकी एक दूसरी चिंता बनती है कि भाई की लाश है जो सुबह शमशान घाट में कैसे ले जानी है। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़का जो आपके साथ सरदार निर्मल सिंह जी ने भेजा था गाड़ी में, वो आपके साथ कितनी देर रहे फिर? वो मैंने बताया आपसे कि जब तक संस्कार मेरे भाई का नहीं हुआ वो गड्डी लेके वहीं पे थे और उन्होंने हेल्प भी की काफी, और उन्होंने मुझसे 1 रुपए की मतलब हेल्प नहीं ली, उन्होंने भी नहीं ली और बल्कि हेल्प और किया है, रास्ते में चाय भी और पिलाई है। गुरुजी ने शाम को ही हमसे पूछा था जब एयरपोर्ट पे जब हमारी बात हुई थी फोन से गुरुजी से, तो उन्होंने पूछा बेटा आपने कुछ खाया है दोपहर से? तो हमने बताया कि गुरुजी मॉर्निंग से यहीं पे 10 बजे से बैठे हैं और हमारे भाई की जो बॉडी है वो घर पे चली जाए बस यही चिंता है। और मैं लड़की जात होकर के एयरपोर्ट पे आप समझ सकते हैं कितने 10 से कितने घंटे हो गए, 10 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कितने घंटे हो गए। तो मैं बहुत चिंतित थी कि शाम हो रही है और यहाँ पे बस मतलब कार्गो ऑफिस आप समझ सकते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक खड़े होते हैं, कितना डर मतलब लगता है कोई पीने वाला है कोई क्या है। तो मुझे बस एक ही चिंता खाई जा रही थी कि भगवान कैसे भी करके बाबा काशी विश्वनाथ किसी को ऐसा भेजते हैं। तो उसी समय मैंने गुरुजी को कॉल किया था और फिर कॉल बैक आया गुरुजी का। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बाबा विश्वनाथ बनकर आए गुरुजी हमारे जिंदगी में। मेरे पिताजी को तो ऊपर वाले ने ले लिया लेकिन एक पिता वापस दे दिया। ना बेटा ऐसे नहीं, इतना नहीं। नम्रता जी ये बताइए, आप वहाँ सैकड़ों काम करते हैं, कार्गो में भी करते हैं, एयरपोर्ट में हम भी देखते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का वतीरा जो आपके साथ दुर्व्यवहार जैसा था, उसके बाद जो आपने सिख भाइयों को कॉल किया, सिख भाई आ गए, आपका सारा जो अंतिम संस्कार तक की क्रिया है उसमें सिख भाइयों ने साथ दे दिया। आप दोनों को कैसे देखते हो, वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के बर्ताव को और सिख भाइयों के बर्ताव को कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो बस ये समझती हूँ कि जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो मानव कहलाने के काबिल नहीं है, उसका अधिकार वो खो चुका है। और जिसके अंदर दया भावना है, मर्सी इज द बेस्ट पावर ऑफ द मैन, जिसके अंदर मर्सी ही नहीं है, दया नाम की चीजें नहीं है, वो तो मुझे लगता है जानवर से भी बदतर है। जी नम्रता, अपने सरदार साहब सरदार निर्मल सिंह जी, लड़की ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਆ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਖਨਊ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ 1952 ਤੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਾੜ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਸੀ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ 2-3 ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਏ ਹਨ, ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦ ਵਜਾਏਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤੇ ਕਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਬਜਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ 3-3 4-4 ਸਿਲੰਡਰ, ਔਰ ਭਾ ਕੇ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਆਵਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰੰਤ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ? ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਹਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਾਇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, शिक्षा के लिए, को बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਮਾਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਗਭਗ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਤੇਲ, ਸਾਬਣ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। काम ਅਸੀਂ शुरू कर रहे हैं। जी नम्रता जी, आपके पास आते हैं। नम्रता जी, आपके भाई की जो अंतिम अरदास तक जो सिख भाई आपके साथ रहे, लेकिन जो आपकी को रस्म होती है, जैसे 13वीं होती है, 10वीं होती है, उसके बाद आपके परिवार का ये बताइए कि आपके परिवार में सिख धर्म को लेकर, सिख भाइयों को लेकर कैसी बातें होती? हमारे तो परिवार तो हमारे परिवार, बट जो लोग हमसे जुड़े हैं हमारे आस पड़ोस के, यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में ये ITI कोपा ट्रेड का ये रूम है। मेरा घर मतलब इस तरह से है कि मैं वीडियो भी नहीं बना सकती, बहुत ही मतलब टीन शेड है हमारा घर, जमीन तो है बट टीन शेड है इस तरह से, और छोटा भी है। तो
मैं बता नहीं सकती कि यहाँ के सभी लोगों को मैंने वो वीडियोस दिखाई और सभी लोगों ने बोला कि एक वर्ड जो एक सेंटेंस है वो मैंने ये चीज़ देखा है कि वो सभी रिपीट करते हैं। क्या आप बोलते हैं कि सरदार जी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, सरदार जी लोग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, सबसे यही बात सुनने को जी। आपके घर की जो व्यवस्था है, घर का खर्च है, आपका भाई जो कमाने वाला था वो भी इस संसार में नहीं रहा, पिताजी आपके पहले नहीं है, आपकी बहन है जो वो डिसेबल है, वो अपंग है, तो आपके घर का अब खर्चा चलाने की क्या व्यवस्था है? सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ कि कोई भी छोटी मोटी जॉब जो मेरे लायक हो वो मुझे प्रोवाइड करे, ताकि मैं अपने परिवार का और अपना भविष्य संवार सकूं। और इसी कारण सभी लोग जो ITI संस्था से हैं और जो गुरुजी के संस्था से हैं, यानी कि पापा जी के संस्था से हैं, सभी लोग इसी कार्य में जुटे हैं कि मैं अपने पैर पे खड़ी हो सकूं, क्योंकि जो मेरा घर है वो भी बहुत ही बारिश के दिनों में छूता है और खाने के लिए भी बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि जो भाई था हमारा वो इकलौता भाई था, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वो भी गुजर चुका है और माता जी 65 ईयर की हो गई हैं। रह रह के उनको यही चिंता सताती है कि तुम लोगों का कैसे होगा, दीदी की हम शादी कर नहीं सकते हैं, घर अलग से मतलब टपकता है। और मेरा जो है कि अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो कल को मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड ही इस घर का खर्चा चला सकता है। अगर मेरी कहीं अच्छी जॉब लग जाए, सरकार अगर मुझे अब तक तो नहीं किया बट अगर एक हेल्प कर दे, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्प होगी, क्योंकि इस हाँ। हेल्प से जो कि मुझे सरकार कोई भी नौकरी दे दे अगर, तो उसकी वजह से मैं अपनी दीदी का भी इलाज ढंग से करा सकती हूँ, अपना घर भी बनवा सकती हूँ, घर का खर्च भी चला सकती हूँ। और माता जी जो कि हमारी वृद्ध हो रही हैं, उनको भी कभी कैल्शियम कभी क्या मतलब विटामिन प्रोवाइड कराना होता है, तो अन्य दवाएं भी का भी जो खर्चा है, अन्य खर्चा भी मैं संभाल सकती हूँ। जी। निर्मल ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਤਮ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਈ ਲਖਨਊ ਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? मैं ਤੁਹਾਡੀ इस गल का जवाब देने तो पहला एक गल होर करना चाहवांगा थोड़ी जी माफी चाहना। हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपके माध्यम से उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बेटी को किसी तरीके की कोई जॉब अगर मिल सके, क्योंकि उसके परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है। उसकी एक बुजुर्ग माता जी हैं और एक बहन है जिसकी उसकी भी तबीयत खराब है, तो इस बच्चे के ऊपर पूरे परिवार का लोड है और एक भाई का सुसाइड कर ले चले जाना बहुत बड़ा दुखदाई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बच्चे को कहीं भी किसी सरकारी जॉब में एडजस्ट करें ताकि ये अपने जीवन का यापन कर सके। आपकी बात थी, लखनऊ में इस समय लगभग 1 लाख से ज्यादा सिख आबादी है और 40 लगभग हैं, 15 से अधिक संस्थाएं हैं, सामाजिक सेवा संस्थाएं हैं और सारे ही गुरुद्वारे, सारी सामाजिक सेवा संस्थाएं जो हैं अच्छी तरीके से समाज में अलग क्षेत्र में और सेवा कर रही हैं। इस कोविड काल में भी लगभग सभी गुरुद्वारों ने आगे आकर समाज की सेवा की। निर्मल सिंह जी, आपने जैसे ये लड़की की एक दुख की घड़ी में मदद की है, आप इनके जीवन निर्वाह के लिए जब तक इसको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती या इनका कोई और प्रावधान नहीं हो जाता जिंदगी चलाने का, आप और क्या मदद कर रहे हैं? मैंने इसको बोला ये मेरी बेटा है, जिस तरीके की मदद चाहेगी, मैंने पहले भी इस बच्चे को बोला था बेटा कुछ फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो हम तुमको हेल्प भेज सकते हैं, फाइनेंशियली हो और किसी तरीके की बच्चा ये हेल्प चाहेगा तो हम गुरुद्वारा कमेटी सिख समाज इसके साथ में खड़ा है और हर तरीके की इस बच्चे की मदद की जाएगी जब तक ये स्टेब्लिश नहीं हो जाती। नम्रता जी, आपका इस दुख की घड़ी में सिख समाज ने, सरदार निर्मल सिंह जी ने या उनकी टीम ने जो आपका साथ दिया है, आप भारत की जो जनता है या भारत की महिलाओं के बहनों से क्या कहना चाहती हैं? मैं भारत की
जनता एवं महिलाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी गुरुद्वारा आलमबाग में हेल्प की है, उसी तरह उन सभी माताओं बहनों की हेल्प करेंगे गुरुद्वारा आलमबाग के थ्रू। और भी कई अन्य संस्था है, जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया, हर शहर में, हर नगर में गुरुद्वारा है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी महिलाओं एवं बहनों से कि गुरुद्वारा या किसी सिख भाई का नंबर जरूर अपने पर्स या मोबाइल में रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी हेल्प ले सके। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हेल्पलाइन नंबर सिर्फ दीवारों पे लिखे जाते हैं और उसे फॉलो नहीं किया जाता है। मैं ये बात जनता के सामने में रखना चाहती हूँ, ये सत्य है और इसे मैंने भी स्वीकारा है, क्योंकि मैं महिला हेल्पलाइन ETC वगैरह, तो मैंने तो 4 बजे तक वहाँ पे हेल्प देखती रह गई, 1 आठ तक ही लगाई। अभी भी मैं वही कर रही हूँ कि आगे के जीवन यापन के लिए कि किसी भी तरह से हमारी हेल्प हो जाए। लेकिन मैंने ऐसी हेल्प नहीं देखी थी कि जो कि इतनी फास्ट हुई, 20 मिनट पे गाड़ी आ गई और हमारी हेल्प की उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी का, सॉरी पापा जी का। नम्रता जी, ये बताइए कि आप जब जिस ITI के रूम में बैठे हो, उस ITI में आप कौन सी क्लास में शिक्षा ले रहे हो और आपका स्टडी कितना रहता है? मैं इस समय करौंधी गवर्नमेंट ITI के कोपा ट्रेड के क्लास पे मैं बैठी हूँ। मैं SCVT कोपा SCVT की स्टूडेंट हूँ। 2019 से 2020 की छात्रा हूँ मैं। अभी हमारा एग्जाम नहीं हुआ है, बाकी जो कोर्स 1 अवधि का 1 वर्ष का होता है वो अवधि पूर्ण हो चुकी है हमारी। बस एग्जामिनेशन बाकी है जो कि ऑनलाइन होगा। एग्जामिनेशन होते ही हमारा जो भी रिजल्ट है आएगा। और वैसे मैंने ADCA का कोर्स किया है प्राइवेट में, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी मैंने सीखी है। फोटोग्राफी का भी मैं कोर्स किया है, एडिटिंग भी आती है हमें फोटोग्राफी में। और मैंने कुछ दिनों BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मैंने फोटोग्राफी किया है कुछ दिनों, तो जरूरत पड़ने पर बुलाई जाती हूँ मैं। तो मैं हाथ जोड़ के सभी से ये निवेदन करती हूँ कि कृपया आप सभी हमारी हेल्प करें। और इस जो बच्चे बोलते हैं गुरुजी, तो मैं सभी की बच्ची हूँ, जो आप सभी मुझे देख रहे हैं, मैं सभी की बच्ची हूँ, और प्लीज मेरी हेल्प करें। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप सभी की हेल्प से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अकेला बोलते हैं ना, अकेला जना भाग नहीं तोड़ सकता। अभी तेल भी मेरे भाई की बीती है, अभी हाल में ही, आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। तो मैं यही मन में सोच रही थी कि ये जो मेरे साथ हुआ है, उस समय बहुत लोग सांत्वना देने आते थे, तो बीच में 3 दिन हो गए थे, तो मैंने मन ही मन फिर बाबा विश्वनाथ को याद किया, जैसे मैं उस दिन याद कर रही थी। मम्मी ने भी बोला कि कोई जॉब पकड़ लो। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि गुरुजी ने जो हेल्प की है मेरी, उस हेल्प का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि एक समय था जब मेरे पिता कोविड से खत्म हुए थे इसी BHU हॉस्पिटल में। तो उस समय जब हमारे पिता जब खत्म हुए थे, डॉक्टर ने जब मुझे फ़ोन करके ये बताया था कि आई एम सॉरी, मैं आपके पिता को नहीं बचा सका। तो उस समय जो मेरी हालत थी, उस समय मुझे कोई छूता भी नहीं था, क्योंकि उस समय कोरोना का बहुत ही मतलब डर था कि भाई हमें भी ना हो जाए, कोई आंसू तक पोंछ नहीं था। और भाई चला गया तो मुझे ये लगा कि अब कौन है हमारे जीवन में, अब किससे हेल्प मांगेंगे। तो मैंने बाबा विश्वनाथ को याद किया, और देर से सही बट बाबा विश्वनाथ आए और एक रूप लेकर आए। बाबा विश्वनाथ भी आए और मेरे पिताजी भी एक रूप में आए, और उनका नाम है श्री निर्मल सिंह पाजी। ये जी जी ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਖਨਊ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲਖਨਊ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 22-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਗੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਮਰਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਬਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਕੀ ਨਮਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਤ ਲੜਕੀ ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸੇਬਲ ਅਪੰਗ ਭੈਣ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਲਖਨਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਬਾ ਦੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਮਰਤਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਬਾਗ ਲਖਨਊ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਮਰਤਾ ਪਾਂਡੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। नम्रता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर निर्मल सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।